गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए कल की क्लास में क्या पढ़ लिया था? सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। ठीक है, तो सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में हमने ये जाना था कि जो द्वितीय कर्नाटिक युद्ध है, यह युद्ध पूर्णतः भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुआ। और भारतीय परिस्थितियों में निर्मित होने का कारण यह था कि अलग अलग जो आपके प्रांत थे और इन प्रांतों के अधीन आने वाले जो सूबे थे, इनमें जो प्रमुख अधिकारी, जो आपके गवर्नर्स तथा डिप्टी गवर्नर्स कहलाते थे, इनके आपस में ही उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर जो युद्ध हो रहा था, उस उत्तराधिकार संघर्ष का फायदा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने ही उठाया। ठीक है, इस उत्तराधिकार संघर्ष के युद्ध में एक तरफ आप देखेंगे कि जो आपका वैध शासक है, और दूसरे तरफ आप देखेंगे कि एक वो शासक है जो अपना क्या करना चाहता है, शासन को प्राप्त करना चाहता है, या गवर्नर या डिप्टी गवर्नर बनने की क्या रखता है, लालसा रखता है। तो इन लोगों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को जो व्यक्ति वास्तव में वैध अधिकारी है वो, और दूसरा व्यक्ति जो जो गवर्नर या डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त होना चाहता है, इन दो अलग अलग व्यक्तियों के साथ एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साथ दे दिया और दूसरी तरफ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने साथ दिया। और आप देखेंगे कि इसी उत्तराधिकार के संघर्ष में जब इन कंपनियों ने साथ दिया तो अलग अलग आपके युद्ध हुए। ठीक है, पहली जो शुरुआत थी वो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी थी। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो थंजावर नामक क्षेत्र था, वहां पर देवी कोटाई नामक स्थान पर कब्जा कर लेने के परिणाम स्वरूप जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने उसका जवाब दिया और उसने क्या किया, युद्ध किया। ठीक है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला युद्ध कब किया और कहां किया? तो उसके जवाब में किया अंबर का युद्ध। कौन सा युद्ध किया? अंबर का युद्ध। अंबर के युद्ध के बाद क्या हुआ? तिरुवदी के युद्ध हुआ। तिरुवदी के युद्ध के बाद जिंजी का युद्ध हुआ। जिंजी के युद्ध के बाद आपके अर्कोट का युद्ध होगा, और अर्कोट के बाद त्रिचनापल्ली का युद्ध होगा। फिर इसके बाद फोर्ट सेंट डेविड का युद्ध होगा। फिर पुनः आपके त्रिचनापल्ली का युद्ध होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इतने सारे युद्ध जो हैं वो आपको सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स में देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर है, इस जो वॉर था, इसमें आपके वास्तव में उत्तराधिकारी को तय किया जाना था कि कौन हैदराबाद प्रांत का गवर्नर बनेगा और कौन कर्नाटक प्रांत का गवर्नर बनेगा। ठीक है, तो इन युद्धों को पढ़ने से पहले या इनके बारे में जानकारी पाने से पहले हमको दो प्रांतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस जानकारी को हम उत्तरवर्ती मुगल जो प्रशासन था उसके माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जब आपके यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज जो हैं वो भारत आई, और ये यूरोपीय देश की विभिन्न कंपनियां भारत में आती हैं, तो ये कंपनियां भारत में अपनी क्या करती हैं, सत्ता स्थापित करती हैं, व्यापारिक कोठियों की स्थापना करती हैं, अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास करती हैं। तो जिस समय में इनका आगमन होता है, उस समय में ये जो हमारा भारत है, उस भारत में आपके केंद्र में मुगल सत्ता है। कौन सी सत्ता है आपके? मुगल सत्ता। तो आप देखेंगे कि ये जो आपके केंद्रीय मुगल सत्ता है, इस मुगल सत्ता ने अपने प्रशासन को संभालने के लिए, जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं ना कि ये जो आपका भारत है, इस भारत में केंद्र में आपके कौन सी सरकार है? आपके केंद्र सरकार है। कौन सी सरकार? केंद्र। और केंद्र सरकार ने क्या किया है? प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इस केंद्र सरकार को क्या किया है? राज्य सरकार में बांट दिया है। किसमें बांटा है? राज्य सरकार। फिर इस राज्य सरकार में भी आप देखते हैं कि इसे किसमें बांट दिया गया है? संभाग में बांट दिया गया है। संभाग के अधीन फिर क्या आते हैं? आपके जिले आते हैं। जिले के अंतर्गत आप देखेंगे कि तहसील आती है। ठीक है, और तहसील के अंतर्गत आपके विकास खंड, फिर आपके जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ऐसी छोटी इकाइयां आती हैं। वैसे ही हम देखेंगे कि ये जो आपके केंद्रीय मुगल सत्ता थी, इस केंद्रीय मुगल सत्ता ने भी अपने प्रशासन को संभालने के लिए या प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अपने संपूर्ण इस प्रशासनिक क्षेत्र को, जो कि आपका क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा, इसे कई प्रांतों में क्या कर दिया था? बांट दिया था। जैसे आज के वर्तमान समय में आपके कई स्टेट हैं, उसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया? अपने संपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र को क्या किया? प्रांतों में बांट दिया।
और ये जो आपके प्रांत होते थे, जैसे हमने कहा ये है आपका प्रांत 1 और मैंने कहा कि ये है आपका प्रांत 2, तो ऐसे कई प्रांतों में बांटा। और प्रांत में उस क्षेत्र का, जैसे ये आपका प्रांत 1 है, तो इस प्रांत 1 वाले एरिया का जो प्रशासन देखने वाला प्रमुख अधिकारी है उसे गवर्नर कहा। क्या कहा? हाँ, ये जो गवर्नर है ये केंद्र में बैठे हुए मुगल शासक को क्या करते थे? रिपोर्ट करते थे। इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले राजस्व आदि की जो राशि थी उसे क्या करते थे? वहां लेकर जाते थे। समय समय पर उपहार, नजराने आदि भेंट किया करते थे। जो केंद्रीय मुगल सत्ता है वो जिस प्रकार के आदेश देती थी और जिस प्रकार की नीतियां बनाती थी, उन नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए भी जो जिम्मेदार है वो कौन है? आपका गवर्नर ही है। तो गवर्नर जो है वास्तव में केंद्र में बैठे मुगल शासक का सबऑर्डिनेट है, यानी क्या है? उसका उत्तराधिकारी है। ठीक है, जो एक क्षेत्र विशेष की सीमा के भीतर उनके प्रशासन को क्या करता है? संचालित करता है और संभाले हुए। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे आज केंद्र ने राज्य में बांटा है, राज्य को कई संभाग और जिलों में बांटा गया है, वैसे ही यदि आप इस प्रांत की बात करें तो इस प्रांत को भी कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता था। और ये जो छोटे छोटे प्रांत के भाग होते थे इन्हें सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा। तो आप देखेंगे कि प्रांत को, जैसे ये प्रांत नंबर 2 है, प्रांत नंबर 1 है, तो इसे सूबा 1 में बांटा, इसे सूबा 2 में बांटा। इस तरीके से आपने क्या किया? इसे 2 सूबों में बांट दिया। एक प्रांत को आपने क्या किया? 2 सूबों में बांटा। और सूबे का जो प्रमुख अधिकारी है उसे क्या कहा जाता था? डिप्टी गवर्नर कहा जाता था। ठीक है, वैसे ही आपने क्या किया? ये जो प्रांत 2 है इसे भी आपने क्या कर दिया? 2 सूबों में बांट दिया, मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2-1 और ये हो जाएगा 2-2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यह विभाजन देखा कि जो मुगल शासन था उसने केंद्रीय सत्ता को छोटी इकाइयों में बांटा जिन्हें प्रांत कहा जाता था। प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी है वह आपका गवर्नर कहलाता था। ठीक है, तो संपूर्ण केंद्रीय सत्ता को क्या किया गया? कई प्रांतों में बांटा गया। प्रांतों का प्रमुख क्या कहलाता था? गवर्नर। और प्रांतों को भी क्या किया गया? कई छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया जिन्हें आप क्या कहते हैं? सूबा। ठीक है, और सूबे का जो प्रमुख अधिकारी है वह क्या कहलाता है? आपका डिप्टी गवर्नर कहलाता है। इस प्रकार से एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपको पता चलता है। ठीक है, तो आप हायरार्किकल स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन है? आपका केंद्र। और केंद्र में कौन है? आपका मुगल, मुगल शासक है। इसके अधीन कौन काम करेगा? आपका प्रांत। और प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी है वो कौन है? आपका गवर्नर। प्रांत को भी कई छोटे भागों में बांटा गया, उसे क्या कहा गया? सूबा। और सूबे का जो प्रमुख अधिकारी है वह आपका कहलाएगा डिप्टी गवर्नर। ठीक है, तो अब यहां से एक बात बताइए कि ये डिप्टी गवर्नर किसको रिपोर्ट करेगा? और गवर्नर किसको रिपोर्ट करेगा? केंद्रीय मुगल प्रशासक को या शासक को। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है इस पे नियंत्रण करना या कंट्रोल करना किसी पर्टिकुलर शासक की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर निर्भर करता है कि क्या वो अपने अधीन आने वाले प्रांतों के गवर्नर को क्या कर पा रहा है? नियंत्रित कर पा रहा है। ठीक है, उनको अपनी नीतियों या पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन पर जोर दे पा रहा है, क्या वह संपूर्ण राजस्व उनसे अर्जित कर पा रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब तक मुगल प्रशासन था और मुगल प्रशासन में आपके औरंगजेब था। कौन था आपका? औरंगजेब। तो ये जो औरंगजेब था तब तक आपके ये जो संपूर्ण भारत में आपके मुगलों की केंद्रीय सत्ता थी, इस मुगलों की केंद्रीय सत्ता पर बहुत अच्छा इसने नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, औरंगजेब के बाद में लगातार आपके जो शासक आए जिन्हें हम उत्तरवर्ती मुगल शासकों के नाम से जानते हैं, ये उत्तरवर्ती मुगल शासक जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो गए। ठीक है, और जब ये कमजोर होते हैं तो ये इन दूरस्थ वाले जो प्रांतीय क्षेत्र हैं इन प्रांतों के गवर्नर को क्या नहीं कर पाएंगे? कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यानी अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। और ये जो प्रांत वाले गवर्नर हैं ये अपनी मनमानी करना क्या करेंगे? शुरू। अब ये जो है वो अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने इनको रिपोर्ट करना बंद कर दिया कि इनको केंद्रीय मुगल सत्ता में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो उत्तरवर्ती मुगल शासक आए ये उत्तरवर्ती मुगल शासक क्या हो गए? कमजोर हो गए, या इनकी खुद की व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषताएं जो थी वो अच्छी नहीं थी। ये खुद ही
शासन प्रशासन पर क्या नहीं रख पाए, ध्यान नहीं रख पाए। तो जिसके कारण इन प्रांतों ने अपने आप को क्या करना शुरू किया, या तो स्वतंत्र करना शुरू किया, या तो ये क्या करते थे, निष्ठा तो रखते थे परंतु खुद को क्या करने लगे, स्वायत्तता दे दी, और या तो फिर इनके विरुद्ध क्या करने लगे, संघर्ष। तो हम देखेंगे कि जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, जो कि आपके पुछल्ले मुगल या कमजोर मुगल हैं, तो इन कमजोर मुगल शासकों के शासन काल में अलग अलग जो प्रांत हैं, इन प्रांतों ने 3 गतिविधियां की। या तो उनके क्या करने लगे, विद्रोह में खड़े, या तो क्या किया, खुद को क्या दे दी, स्वायत्तता दे दी। क्या दे दी, स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब है कंप्लीटली ये अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, खुद पर अपने हिसाब से शासन प्रशासन का संचालन करेंगे, परंतु अधीन तो रहेंगे ही रहेंगे। और तीसरी चीज इन्होंने करी कि यार अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र ही कर लिया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जब आपका उत्तरवर्ती क्या आएगा, मुगल साम्राज्य आएगा, तो ऐसे प्रांत जो आपके केंद्रीय मुगल सत्ता के प्रति, किसके प्रति, केंद्रीय मुगल सत्ता, तो केंद्रीय जो मुगल प्रशासक है, जो केंद्र पर बैठा है, उसके प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। क्या करते हैं, निष्ठा रखते हैं। निष्ठा तो रखते हैं परंतु इन्होंने अपने क्षेत्र पर क्या कर ली है, स्वायत्तता प्राप्त कर ली है, यानी ऑटोनॉमी प्राप्त कर ली है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्षेत्र जो स्वायत्तता रखते हैं परंतु उसके साथ साथ मुगलों के नियंत्रण में भी हैं, परंतु प्रत्यक्ष नियंत्रण से थोड़ा छूट गए। प्रत्यक्ष नियंत्रण से क्या हो गए, थोड़ा छूट गए। उन्होंने अपने आप को कुछ स्वतंत्रताएं दे ली हैं, लेकिन मुगल प्रशासन के प्रति निष्ठा को बनाए रखा है। तो आप जब ऐसे स्टेट्स की बात करते हैं, तो ऐसे स्टेट्स का फॉर्मेशन औरंगजेब की मृत्यु के बाद संपूर्ण भारत के अलग अलग प्रांतीय क्षेत्रों में होना शुरू हुआ, जिन्हें हम सक्सेसर स्टेट्स या उत्तराधिकारी राज्य कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो आपके औरंगजेब की मृत्यु होगी, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, और उसकी मृत्यु के पश्चात कई जो आपके प्रांत थे, उनके शासकों ने खुद को स्वतंत्र करना शुरू किया। जिन शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र किया और केवल स्वायत्तता अपना ली और निष्ठावश रखते रहे, उन शासकों को हम क्या बोलते हैं, उन राज्यों को क्या कहते हैं, हम सक्सेसर स्टेट्स या उत्तराधिकारी राज्य कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वास्तव में उत्तरवर्ती मुगल प्रशासन के समय में हम देखेंगे कि संपूर्ण भारत में जो आपके प्रांत हैं, उनमें 3 प्रकार के स्टेट्स या 3 प्रकार की श्रेणियां प्रांतों की निर्मित होती। ठीक है, तो पहली श्रेणी जो है वो आपके कहलाती है उत्तराधिकारी राज्य। क्या कहलाती है, उत्तराधिकारी। इनको आपको ध्यान रखना है कि ये मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से क्या हो जाएंगे, बाहर, लेकिन ये आपके केंद्रीय मुगल सत्ता के प्रति क्या रखेंगे, निष्ठावान रहेंगे। निष्ठावान रहने का मतलब है कि समय समय पर कुछ राजस्व की राशि को अदा करेंगे, कुछ कर अदायगी करेंगे, तथा थोड़ी बहुत जो मुगल प्रशासन की जो नीतियां हैं, उन नीतियों का क्रियान्वयन आदि भी करते रहेंगे। परंतु 90% इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, स्वायत्तता दे दी, यानी अपने ऊपर या अपने क्षेत्र विशेष में अधिकार और नियंत्रण, कार्यवाही, कर्तव्य, दायित्व, नीतियां आदि सबका इंप्लीमेंटेशन खुद से करने लगे। तो ऐसे स्टेट्स जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, उत्तराधिकारी राज्य। ये उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन से आए आपके, हैदराबाद, दूसरा कौन सा आया, अवध, और तीसरा क्या आया, बंगाल। तो हम देखेंगे कि ये जो आपके 3 राज्य हैं, कौन से आपके, हैदराबाद, अवध और बंगाल, ये मैप पे कहां पर है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहला जो राज्य है वो है आपका क्या, हैदराबाद रियासत वाला या हैदराबाद प्रांत। इस हैदराबाद प्रांत को आप देखें तो ये आपका भारत का दक्षिणी भाग है, और इस दक्षिणी भाग में इस वाले क्षेत्र पर आपका कौन सी रियासत है, आपके हैदराबाद रियासत। तो ये जो मैप पर आपको दिखाई दे रही है ये हैदराबाद। दूसरा आप देखेंगे कि ये जो आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है, इस इंडिया के मैप पर आप देखें कि ये जो आपका उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश को जानते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र पर हमको ये जो रेड कलर का हाईलाइटेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र है आपका अवध। क्या है आपका, अवध। ठीक है, और तीसरा जो क्षेत्र है वो है आपका कौन सा क्षेत्र, आपका बंगाल का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है आपका, बंगाल। तो 3 क्षेत्र आपके थे जो है आपके अवध, बंगाल और कौन सा, हैदराबाद। ये 3 क्षेत्र अपने आप को उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापित करते हैं।
किसके समय में? तो आंसर है उत्तरवर्ती मुगल शासकों के समय में। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो दूसरी कैटेगरी है वो है स्वतंत्र राज्यों की। स्वतंत्र राज्य वो राज्य थे जिन्होंने अपने आप को मुगल नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर लिया। मतलब इन्होंने कहा कि अब हम आपकी अधीनता आदि को स्वीकार नहीं करते, हम पूर्णतः क्या हैं, आपके स्वतंत्र शासक हैं। तो हम देखेंगे कि भारत में जो मुगलों का राज्य क्षेत्र था उसमें किन किन राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। तो स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने वाला जो आपका क्षेत्र है वो है आपका मैसूर। क्या है आपका? मैसूर, जो आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो है आपका क्या? केरल। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र पर आपको कौन दिखाई देंगे? राजपूत। तो तीन आपके ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या हुए? स्थापित। इसके बाद आप देखेंगे कि एक और कैटेगरी जो है वो है आपके विद्रोही राज्यों की। किसकी है? विद्रोही राज्यों। तो विद्रोही राज्यों में आप देखेंगे कि ऐसे राज्य जिन्होंने उत्तरवर्ती मुगलों के विरुद्ध जाकर युद्ध किए, उनसे संघर्ष किए और युद्ध में या संघर्ष करने में इन्होंने क्या की है? विजय हासिल करी। तो मुगलों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जिन्होंने अपने नए राज्यों की स्थापना की उन्हें हम विद्रोही राज्यों की कैटेगरी में रखेंगे। तो उत्तरवर्ती में जो आपके विद्रोही राज्य आए इनमें पहला राज्य है आपका कौन सा? पंजाब राज्य। कौन सा राज्य? पंजाब, जो आपके इस वाले क्षेत्र में देखने मिलेगा। इसके बाद आपका कौन सा राज्य है? जाट राज्य। और इसके अलावा आप देखेंगे तो ये है आपका मराठा राज्य। तो ये तीन क्षेत्र, ठीक है, पहला आपका बताया मैंने पंजाब, दूसरा जो है वो है आपका जाट और तीसरा जो है वो है आपका मराठा। ठीक है, तो ये तीन क्षेत्रों पर आपके कैसे राज्य की स्थापना की गई? विद्रोही राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं आज उनमें आपको आज उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में पढ़ना है। और उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन से थे? हैदराबाद, अवध और बंगाल। जिसमें आज जो चर्चा का मुख्य विषय है वो है हैदराबाद। कौन सा है आपका? हैदराबाद। तो हम देखेंगे कि हैदराबाद जो कि आपके उत्तरवर्ती मुगल शासकों के समय में क्या होगा? आपका उत्तराधिकारी राज्य के रूप में गठित होगा। किसके रूप में? उत्तराधिकारी राज्य के रूप में। और उत्तराधिकारी राज्य क्या है बताएं? तो उत्तराधिकारी राज्य वो राज्य हैं जो औपचारिक तौर पर मुगल साम्राज्य के प्रति क्या रखते हैं? निष्ठा रखते हैं। उन्होंने अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया, लेकिन अपने क्षेत्र पर शासन करने की क्या ले ली है? स्वायत्तता ले ली है। तो ऐसे राज्य जो हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? उत्तराधिकारी राज्य कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप चर्चा करेंगे वो आज किसकी करने वाले हैं? हैदराबाद रियासत की। ठीक है, तो हैदराबाद रियासत जो है वो आपका कैसा स्टेट था? आपका उत्तराधिकारी वाला स्टेट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कहानी आपको समझना है। ठीक है, इस कहानी को समझने के लिए आपको पहली चीज ये समझना है कि केंद्रीय मुगल सत्ता, किसकी बात करें? हाँ, तो केंद्रीय मुगल सत्ता में औरंगजेब के बाद कौन आएगा? बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद कौन आएगा? औरंगजेब के बाद कौन आएगा? बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद फर्रुखशियर। फिर ठीक है, उसके बाद ठीक, तो आप देखेंगे फर्रुखशियर और उसके बाद मोहम्मद शाह। कौन आएगा? मोहम्मद शाह। तो हमने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगातार जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं वो धीरे धीरे क्या होते गए? कमजोर होते गए और दूरस्थ प्रांतों में इनका नियंत्रण जो था वह स्थापित नहीं कर पाए। ठीक है, परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि ये जो आपका हैदराबाद रियासत वाला क्षेत्र है, क्या आपका? हाँ, हैदराबाद रियासत वाले क्षेत्र पर जो आपका हैदराबाद प्रांत है, हैदराबाद क्या है आपका? प्रांत। ठीक है, ये है आपका क्या? हैदराबाद प्रांत। इस हैदराबाद प्रांत में गवर्नर जो था उसका नाम है सैयद बंधु। क्या नाम है आपका? सैयद बंधु। तो सैयद बंधु जो थे वो क्या थे? आपके गवर्नर। केंद्रीय मुगल सत्ता पर था आपका मोहम्मद शाह। कौन था आपका? मोहम्मद शाह। ठीक है, तो इस मोहम्मद शाह के अधीन कौन था आपका? सैयद बंधु। क्योंकि ये क्या है? प्रांत का हेड है, यानी ये क्या है? आपका गवर्नर है। तो गवर्नर किसको रिपोर्ट करेगा? केंद्रीय मुगल शासक को। तो इसने क्या किया?
इसने अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में कन्वर्ट करने के क्या किए, प्रयास करे। ये मोहम्मद शाह के द्वारा लागू की जा रही या बताई जा रही नीतियों के अनुपालन करने में इनकार करने लगा कि नहीं, मैं ये वाली पॉलिसीज नहीं करूंगा, अपनी मनमानी करने में क्या था, बिजी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो सैयद बंधु है, इसके ही राज्य क्षेत्र में, मतलब यहाँ वाले राज्य क्षेत्र में जो इनका प्रशासनिक क्षेत्र है, उसके अंतर्गत ही कुछ लोग जो हैं वो आपके एलीट क्लास के हैं या कुलीन वर्ग के हैं। इन कुलीन वर्गों का हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ और उस कुलीन वर्ग में एक व्यक्ति है जिसका नाम है आसफ जाह प्रथम। क्या नाम है आपका, आसफ जाह प्रथम। तो ये जो आपका आसफ जाह प्रथम है, इसने ये देखा कि सैयद बंधु जो है वो मोहम्मद शाह के द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। ये बार बार इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहे हैं। तो इस व्यक्ति ने, आसफ जाह प्रथम ने एक चाल चली और उसने मोहम्मद शाह की क्या कर दी, सहायता कर दी। किसके खिलाफ सहायता कर दी, सैयद बंधु के खिलाफ सहायता कर दी। और सैयद बंधुओं को इस हैदराबाद वाले प्रांत से हटाने में क्या हो गए, ये सक्सेसफुल हो गए। अब चूंकि जब सैयद बंधु को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो हैदराबाद प्रांत का कोई ना कोई नया गवर्नर तो नियुक्त किया जाएगा। तो अब बात आएगी कि किसे नियुक्त किया जाए। तो यहाँ पर मोहम्मद शाह को सहायता किसने की थी, आसफ जाह ने करी थी। इसीलिए आसफ जाह प्रथम को ही क्या कर दिया जाएगा, हैदराबाद प्रांत का नया गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। अच्छा, इस हैदराबाद वाले क्षेत्र पर जब आसफ जाह प्रथम गवर्नर नियुक्त होगा, तो इस प्रांत को कई तरीके से रीऑर्गेनाइज और रीस्ट्रक्चरिंग करने का काम यही आसफ जाह फर्स्ट करेगा। जैसे आप देखेंगे कि राजस्व नियंत्रण का काम करेगा, प्रशासनिक सुविधा का काम, प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने का काम, बेटर टैक्स इंप्लीमेंटेशन सिस्टम बनाएगा, यहाँ के कई सूबों को अपने अधीन लाएगा और उन सूबों पर भी अच्छा नियंत्रण स्थापित करने का काम करेगा। तो इसकी जो नीतियां थी आसफ जाह प्रथम की, ये सैयद बंधुओं से बिल्कुल डिफरेंट थी और इसने बहुत अच्छे तरीके से इस हैदराबाद जो प्रांत था उसका स्थापना करी नए सिरे से, नए तरीके से उसने प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व, कर प्रणाली, दायित्व, नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन, अपने जो सूबे हैं उनका नियंत्रण, इन सब चीजों को अच्छे तरीके से संभाला। और संभालने के बाद उसने इस हैदराबाद प्रांत की स्थापना की। किसने की, आसफ जाह फर्स्ट ने। तो आसफ जाह फर्स्ट ने हैदराबाद प्रांत की स्थापना 1724 ईस्वी में करी। जब इसने इस प्रांत की स्थापना करी तो इसी के नाम पर यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना होगी जिसे आसफ जाही वंश के नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर है। चलिए, तो आप देखेंगे कि जो ये आपका हैदराबाद वाला प्रांत है, हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, नवीन राजनीतिक व्यवस्था का क्या किया, निर्माण किया। और मुगल जो शासक था, कौन कौन आपका, मोहम्मद शाह। तो आप देखेंगे कि केंद्रीय मुगल शासक मोहम्मद शाह था। उसके शासनकाल में सैयद बंधुओं ने क्या किया, उसे बहुत अधिक प्रशासनिक असुविधा पहुंचाई, काफी परेशान किया। तो मोहम्मद शाह की सहायता किसने कर दी, निजाम उल मुल्क ने। किसने कर दी, निजाम उल मुल्क, जिसका नाम क्या था, उसका वास्तविक नाम था आसफ जाह प्रथम। तो आसफ जाह प्रथम ने क्या की, सहायता करी। तो मोहम्मद शाह जो है वो क्या हो गएगा, खुश। और खुश होकर उसने क्या कर दिया, उसे यहाँ का दक्कन वाले क्षेत्र का या हैदराबाद रियासत वाले क्षेत्र का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया, गवर्नर। गवर्नर बन जाने के बाद हैदराबाद वाले क्षेत्र में इसी आसफ जाह प्रथम ने राजस्व व्यवस्था को क्या किया है, पुनर्गठित और व्यवस्थापित किया है, व्यवस्थित किया। जमींदारों पर भी नियंत्रण स्थापित किया और यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं के प्रति भी सहिष्णुता बनाई रखी। और इसके साथ साथ इस हैदराबाद वाले क्षेत्र को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का भी क्या किया, प्रयास। किसके द्वारा किया गया ये सब, आसफ जाह प्रथम। तो हम देखते हैं कि हैदराबाद में इतने सारे रिवॉल्यूशनरी जो आपके कदम हैं उनको उठाने के बाद हैदराबाद जो प्रांत था वो एक नवीन प्रांत के रूप में क्या होता है, स्थापित होता है। तो नवीन प्रांत के रूप में हैदराबाद की स्थापना 1724 में आसफ जाह प्रथम के द्वारा की गई, जिसने क्या उपाधि धारण करी, निजाम उल मुल्क। ठीक है, तो इसका पूरा नाम पड़ेगा निजाम उल मुल्क आसफ जाह प्रथम। और इसी के माध्यम से यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना होगी जिसे क्या कहते हैं, आसफ जाही वंश।
ठीक है। हमने शुरुआत में ये जाना था कि एक प्रांत जो है, इस प्रांत के अधीन आप इसको क्या कर सकते हैं, कई छोटे भागों में बांट सकते हैं, और उस छोटे भाग को आप क्या कहते हैं, सूबा कहते हैं। तो हम देखेंगे कि आपका जो हैदराबाद प्रांत है, क्या है आपका हैदराबाद प्रांत, इस हैदराबाद प्रांत के अधीन इस वाले एरिया पर एक क्षेत्र था जो आपका कहलाता था कर्नाटक। ठीक है। और ये कर्नाटक जो है वो हैदराबाद प्रांत के अधीन आने वाला एक सूबा था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक। अब क्या होता है कि पहले हम हैदराबाद प्रांत की बात करें, तो हैदराबाद प्रांत में आसफ जाही वंश की शुरुआत कब होती है, 1724 में। और 1724 से लेकर 1748 तक, कब तक, 1724 से लेकर 1748 तक यहां पर शासक कौन था आपका, निजाम उल मुल्क आसफ जाह प्रथम था। लेकिन 1748 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब ये शासन काल में ही था तो आप देखेंगे कि इसका एक पुत्र है जिसका नाम है नासिर जंग। आसफ जाह प्रथम के दो पुत्र और एक पुत्रियां। ठीक है। और आप देखेंगे कि इसके जो दो पुत्र हैं, इसमें जो बड़ा बेटा है वो क्या है आपका नासिर जंग, और छोटा बेटा है आपका सलाबत जंग। ठीक है। तो ये जो नासिर जंग है, इसने इसके पिताजी के शासन काल में ही विद्रोही हो गया और पिता की हत्या करने के प्रयास किए। जब नासिर जंग ने आसफ जाह प्रथम की हत्या करने का प्रयास किया तो पिताजी जो हैं उन्होंने उसे उत्तराधिकारी घोषित करने से इनकार कर दिया, और पिता ने यानी आसफ जाह प्रथम ने ये निर्णय लिया कि मेरा जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो मेरी बेटी का बेटा बनेगा। ठीक है। तो उनकी जो पुत्री है उसका बेटा है मुजफ्फर जंग। तो जो आपका आसफ जाह प्रथम है उसने अपना वैध उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया, उसे अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित किया मुजफ्फर जंग को, जो उसका क्या था, नाती था। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जब आपके आसफ जाह प्रथम की क्या होती है, मृत्यु होती है, तो नासिर जंग कहता है कि वास्तव में तो मैं उनका पुत्र हूं, नाती तो बाद में आपके क्या बनेगा, शासक बनेगा या नवाब बनेगा। तो अब यहाँ पर जो संघर्ष होता है वो किन दोनों के बीच में होने लगेगा आपका, नासिर जंग और, हाँ, नासिर जंग और किसके बीच में युद्ध होगा आपका, मुजफ्फर जंग के बीच में। क्या संघर्ष होगा आपका, उत्तराधिकार का संघर्ष होगा। और ये उत्तराधिकार के संघर्ष की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती, कहां पर, हैदराबाद प्रांत में। कहां पर, हैदराबाद प्रांत में होती है। और आप आगे चलकर देखेंगे कि ये जो उत्तराधिकार का संघर्ष है, इस उत्तराधिकार संघर्ष में इन दोनों का ही साथ देने वाली कंपनियां अलग अलग हैं। एक का साथ आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देगी और एक का साथ आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, जिसमें आप देखेंगे कि मुजफ्फर जंग का जो साथ है वो आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया, जबकि आप नासिर जंग का साथ जो देखेंगे वो देगी कौन, आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगी। ठीक है। आगे चलकर मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में लगातार संघर्ष होंगे, और यह संघर्ष जो है वो आपको विभिन्न युद्धों में देखने के लिए मिलेगा, जिनको आप कहां पर पढ़ेंगे, एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो एंग्लो कर्नाटिक वॉर 1, 2 और 3, इन तीनों में आपको इनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष को देखने का मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहां पर देखा किसके बारे में, आसफ जाही वंश के बारे में, कहां पर, हैदराबाद प्रांत में। लेकिन हम देखेंगे कि एंग्लो कर्नाटिक युद्धों के दौरान उत्तराधिकार के संघर्ष में ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। ठीक है। जिंजी के युद्ध में हम देखेंगे कि नासिर जंग की हत्या करवा दी जाएगी, और नासिर जंग की हत्या के बाद मुजफ्फर जंग क्या बनेगा, हैदराबाद का शासक बनेगा। परंतु मुजफ्फर जंग जो है वो अफगानों के विरुद्ध जो आपका संघर्ष था उसमें पराजित हो जाएगा और उसकी भी क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। तब हैदराबाद प्रांत में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रमुख सेनापति जिसका नाम बुस्सी है, उस बुस्सी ने इस सलाबत जंग को क्या बना दिया, हैदराबाद प्रांत का गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो आप देखेंगे कि आगे सत्ता किसके पास चली जाएगी, हैदराबाद में सलाबत जंग के पास चली जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि हमको यह देखना है कि जो आपके ये केंद्रीय मुगल सत्ता है, कौन सी मुगल सत्ता है, केंद्रीय मुगल सत्ता। इस केंद्रीय मुगल सत्ता के अधीन जो आपका एक प्रांत आता है वो कौन सा प्रांत आता है, हैदराबाद प्रांत। और हैदराबाद प्रांत को कई छोटे छोटे भागों में
बांटा गया है, जिसमें से एक ये छोटा वाला जो भाग है इसे बोला जाता है क्या आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है वो एक सूबा है, कर्नाटक क्या है एक सूबा, और हैदराबाद क्या है एक प्रांत है। तो हमने देखा कि इसी प्रांत के अधीन एक सूबा आता था जिसका नाम है कर्नाटक। अच्छा, इस प्रांत का गवर्नर कर्नाटक जो सूबा है इसके डिप्टी गवर्नर को नियंत्रित करेगा। क्लियर है। लेकिन आप देखेंगे कि कालांतर में कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी डिप्टी गवर्नर्स जो हैं उनके बीच में भी उत्तराधिकार का संघर्ष होगा। अब इसको समझ लेते हैं। तो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है इसको समझने के लिए आप जाने कि पहले तो केंद्र में कौन है, मुगल शासक। उसने क्या किया है, प्रशासनिक सुविधा जैसे से प्रांतों में बांटा है, जिसमें एक प्रांत क्या है, हैदराबाद प्रांत। हैदराबाद प्रांत का गवर्नर कौन है, निजाम उल मुल्क आसफ जाह प्रथम, जिसने हैदराबाद प्रांत की स्थापना कब की, 1724। कब तक शासन में रहा, 1748 तक। ठीक है। इसने इस कर्नाटक वाले सूबे पर, किस वाले सूबे पर, कर्नाटक वाले सूबे पर, इस कर्नाटक वाले सूबे पर जो आपके हैदराबाद के अधीन था, इसने यहां पर अपना डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया, और उस डिप्टी गवर्नर का नाम है मोहम्मद सैयद। क्या नाम है, तो मोहम्मद सैयद नामक डिप्टी गवर्नर को वो क्या करता है, नियुक्त करता है, जिसको उसने उपाधि दी सादातुल्ला खान की। किसकी उपाधि दी, सादातुल्ला खान की। तो इसका पूरा नाम होगा सादातुल्ला खान प्रथम मोहम्मद सैयद, जो कर्नाटक नामक एक सूबे का पहला डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। किसके अधीन, आसफ जाह प्रथम के अधीन। तो ये पहली बार नियुक्त किया जाएगा। तब आप देखेंगे कि कर्नाटक वाले क्षेत्र पर भी एक नए वंश की स्थापना होगी जिसे आप नव्यथ वंश के नाम से जानते हैं। तो हैदराबाद में एक नए वंश की स्थापना हुई थी, आसफ जाही वंश की, और कर्नाटक जो आपका एक सूबा है वहां पर एक नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम क्या है, नव्यथ वंश। ठीक है। तो हमने देखा कि इस वाले क्षेत्र पर क्या होती है, एक नए वंश की स्थापना होती है। किसके नेतृत्व में स्थापित होती है, सादातुल्ला खान प्रथम की। ठीक है। इसका पूरा, जिसका नाम क्या है, मोहम्मद सैयद। अब ये डिप्टी गवर्नर है कहां पर, कर्नाटक वाले क्षेत्र पे। ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि सादातुल्ला खान जो है वो आपका निसंतान था, और निसंतान होने के कारण इसका कोई अगला उत्तराधिकारी नहीं था। जब सादातुल्ला खान की मृत्यु होती है तो इस कर्नाटक वाले क्षेत्र पर डिप्टी गवर्नर के पद पर कौन बैठेगा, इसका संघर्ष प्रारंभ होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो सादातुल्ला खान है इसका एक भाई था जिसका नाम था गुलाम अली खान, और गुलाम अली खान का जो बेटा था दोस्त अली। ठीक है। दोस्त अली खान जो है वह सादातुल्ला खान का भतीजा है, जिसे सादातुल्ला खान ने गोद ले लिया। क्या ले लिया, गोद। और गोद लेने के पश्चात इसने उसे अपना वैध उत्तराधिकारी घोषित किया। क्या घोषित किया, अपना वैध उत्तराधिकारी घोषित किया कि मेरी मृत्यु के बाद जो मेरा अगला उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, आपका दोस्त अली होगा। तो दोस्त अली जो है वो उसका क्या बनता है, आपका वैध उत्तराधिकारी। तो हम कर्नाटक में नव्यंथ वंश जो है उसकी हायरार्की को देखते हैं। तो पहला शासक सादातुल्ला खान। ठीक है। उसके बाद उसका गोद लिया गया जो भतीजा था वो कौन था, आपका दोस्त अली खान। दोस्त अली खान जो है, आप देखेंगे कि इस दोस्त अली खान का एक बेटा है, इसका क्या है, एक बेटा, और इसकी एक क्या है, बेटी है। ठीक है। तो इसका जो बेटा है उसका नाम है सफदर अली खान। क्या नाम है, सफदर अली खान। और सफदर अली खान जो है इसका भी एक बेटा है, इसका भी क्या है, एक बेटा है। और एक और बात कि ये जो बेटी है इसके पति का नाम है चंदा साहब। क्या है आपका, चंदा साहब। तो चंदा साहब जो है वो दोस्त अली खान का क्या होगा, दामाद होगा। ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो सत्ता है इसे संभाले हुए हैं, और कालांतर में जब सत्ता होगी तो दोस्त अली खान के बाद जो आपका शासक बनेगा वो बनेगा आपका सफदर अली खान। कौन बनेगा, सफदर अली खान। लेकिन सफदर अली खान जो है जब वो सत्ता में बैठा तो उसके कुछ ही समय बाद, लगभग 2 साल के बाद इसकी हत्या कर दी जाती है, और इसकी हत्या कर दिए जाने के कारण इसकी क्या होगी, मृत्यु। जब इसकी मृत्यु हुई उसी समय में पैरेलली, अब आप देखेंगे कि इसी समय में अब अगला जो शासक बनने का दावेदार है वो कौन है, चंदा साहब, जो दोस्त अली खान का क्या है, दामाद है। लेकिन हम देखेंगे कि इसी समय पर इसी कर्नाटक वाले क्षेत्र पर ये जो आपके मराठे हैं इन्होंने 1741 में आक्रमण कर दिया।
तंजावर वाले क्षेत्र पर और आक्रमण करके इन्होंने यहाँ पर जो संघर्ष का सामना किया वो चंदा साहब ने किया। तो जब यहाँ पर मराठों ने आक्रमण किया तो चंदा साहब को यहाँ से वो बंदी बनाकर ले गए। तो ये दोनों जो घटनाक्रम है वो आपके पैरेलली हुए। यहाँ पर सफदर अली खान की मृत्यु हो गई और जो आपका चंदा साहब था वो मराठों के साथ संघर्ष कर रहा था और उसे मराठे बंदी बनाकर ले गए। अब क्या हुआ कि सफदर अली खान की मृत्यु हो जाने और चंदा साहब के बंदी बनाए जाने, दोनों घटनाक्रम के एक साथ घटित होने के बाद अब इस नव्यथ वंश में अगला जो उत्तराधिकारी जो आपके बालिग हो और आपके सत्ता को संभाल सके वो कोई नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सफदर अली खान का जो बेटा है वो आपका नाबालिग है। सफदर अली खान का बेटा क्या है? नाबालिग, जो कि मात्र कितने साल का है? 2 साल का। उसके बेटे का नाम है सादत उल्ला खान। क्या नाम है? सादत उल्ला खान। तो ये कितने वर्ष का है? मात्र 2 साल का है। तो अब यहाँ पर आपका जो डिप्टी गवर्नर है, क्या है आपका? डिप्टी गवर्नर, इसकी नियुक्ति होनी है। और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? आपका गवर्नर। तो अब गवर्नर से सलाह ली जाएगी कि स्थिति ये है कि चंदा साहब जो है वो आपके बंदी बना लिए गए हैं और यहाँ पर जो डिप्टी गवर्नर जो सादतुल्ला खान का पिता है सफदर अली खान, उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और ये तो मात्र कितने साल का है? 2 साल का। तो 2 साल का बालक तो सत्ता नहीं संभाल सकता। तो जो गवर्नर है उसने क्या किया? हस्तक्षेप किया। गवर्नर कौन था? आसफ जाह प्रथम। उसने हस्तक्षेप किया और कर्नाटक वाले क्षेत्र में उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन शासक तो कौन बनाया जाएगा? सादतुल्ला खान ही बनाया जाएगा। तो इसे ही वैध उत्तराधिकारी घोषित किया गया। परंतु चूंकि ये 2 साल का है तो इसके एक संरक्षणकर्ता की भी क्या कर दी गई? नियुक्ति कर दी गई। संरक्षणकर्ता बनाया गया किसे? अनवरुद्दीन को। अब अनवरुद्दीन जो है वो इसका संरक्षण करता है, परंतु आप देखेंगे कि 2 साल बाद इसकी भी हत्या हो जाएगी। की हत्या हो जाएगी? सादतुल्ला खान की भी हत्या हो गई। परिणाम स्वरूप अब आप देखेंगे चंदा साहब चूंकि अभी मराठों की कैद में ही है तो आपके कर्नाटक जो क्षेत्र है उस कर्नाटक क्षेत्र में कोई उत्तराधिकारी नव्यथ डायनेस्टी का अभी नहीं है जो सत्ता संभाल सके। तो अनवरुद्दीन जो है वो क्या बन जाता है? यहाँ का नवाब बन जाता है या शासक बन जाता है। अब क्या हुआ कि जब अनवरुद्दीन नवाब बनता है उसी समय चंदा साहब मराठों की कैद से छूट जाते हैं। अब जब चंदा साहब मराठों की कैद से छूट जाते हैं तो वास्तव में तो ये नव्यथ वंश के क्या थे? एकमात्र वैध उत्तराधिकारी बचे हुए थे, एकमात्र सक्सेसर थे। तो इनको क्या चाहिए था? कर्नाटक क्षेत्र की डिप्टी गवर्नर का पद चाहिए था। ठीक है। और अनवरुद्दीन ऑलरेडी यहाँ क्या बन गया है? नवाब बन गया है। तो अनवरुद्दीन और ये आपका जो चंदा साहब है इनके बीच में क्या होने लगेंगे? अब संघर्ष होंगे। और यह संघर्ष फिर किसको लेकर है? उत्तराधिकार को लेकर है। ठीक है। इसी उत्तराधिकार के संघर्ष में चंदा साहब का बेटा रजा खां भी भाग लेगा और इसी उत्तराधिकार के संघर्ष में अनवरुद्दीन का बेटा वल्ला जाह भी भाग लेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो आपके 4 लोग हैं, अनवरुद्दीन, चंदा साहब, वल्ला जाह, मोहम्मद अली, वल्ला जाह जिसका नाम मोहम्मद अली भी है, और रजा खान, ये 4 की 4 अपने उत्तराधिकार संघर्ष को, जो कि कर्नाटक में डिप्टी गवर्नर के पद की प्राप्ति के लिए है, इस उत्तराधिकार संघर्ष को एंग्लो कर्नाटिक वॉर के दौरान आप देखते हैं, जो कि आपको पहले एंग्लो कर्नाटिक वॉर और सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग प्रतिनिधियों को अलग अलग ईस्ट इंडीज कंपनीज में साथ दिया। हम देखेंगे कि चंदा साहब का साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देगी और आप देखेंगे कि अनवरुद्दीन का साथ जो है वो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। किसमें? आपके एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स में। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके 2 क्षेत्र जो थे, है ना, पहला क्षेत्र कौन सा आपका? हैदराबाद, और हैदराबाद के अधीन आने वाला एक छोटा सा सूबा जिसका नाम क्या है? कर्नाटक। तो यहाँ दोनों ही पद पर आपके गवर्नर के पद को लेकर भी संघर्ष है और डिप्टी गवर्नर के पद को लेकर भी संघर्ष है। ठीक है। और इन संघर्षों का फैसला किन युद्धों के माध्यम से होगा? आंग्ल कर्नाटक युद्ध के माध्यम से होगा। ठीक है। चलिए, तो यहां पढ़ लेते हैं कि सादतुल्ला खान क्या था? निसंतान, इसलिए उसने अपने भाई गुलाम अली के बेटे दोस्त अली खान को गोद ले लिया। सादतुल्ला खान की मृत्यु कब हो गई? 1732 में।
फिर जब आपके दोस्त अली खान जो है वो क्या बनेगा, कर्नाटक का नवाब बनेगा, क्योंकि उसने क्या किया था, उसे वैध उत्तराधिकारी घोषित किया था। फिर इसके बाद दोस्त अली खान का बेटा कौन, सफदर अली खान, और उसका दोस्त अली खान का दामाद कौन, चंदा साहब। सफदर अली खान की भी क्या हो गई, मृत्यु, कितने साल बाद, 2 साल बाद, 1740 में बना और 1742 में मृत्यु हो गई। लेकिन इसका बेटा सादत उल्ला खान, वो कितने साल का था, 2 साल का, उसकी भी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और उसी समय में आपके चंदा साहब कहाँ पर थे, आपके मराठों की कैद में चले गए थे, मराठों के आक्रमण के कारण कर्नाटक क्षेत्र में। तो फिर क्या होगा, अनवरुद्दीन जो उसका संरक्षण करता था वो क्या बन गया, नवाब बन गया। यहां तक की बातें क्लियर। तो आपने इस तरीके से जाना कि दोनों क्षेत्र में क्या हुए, संघर्ष हुए, और इन संघर्षों का फैसला जो है वो कहां पर होगा, आंग्ल कर्नाटक युद्धों के दौरान होगा। तो आप लोगों को इसके बाद फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर, सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर और थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स देखना है। अच्छा, फाइनली हम जो है इसे समअप करते हैं इस टॉपिक को। तो आप देखेंगे कि 2 क्षेत्र थे, कौन कौन से, पहला है हैदराबाद, पहला क्या है, हैदराबाद, और दूसरा क्या है, हैदराबाद क्या है, प्रांत है, और प्रांत में क्या होते हैं, प्रांत में होता है गवर्नर, ठीक है। और कर्नाटक क्या है, एक सूबा है, और सूबे में कौन होता है, डिप्टी गवर्नर होता है, ठीक है। यहां पर जो वंश है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आसफ जाही वंश। कौन सा वंश, आसफ जाही वंश। और यहां पर जो वंश है उसका नाम क्या है, इसका नाम है नव्यथ वंश, ठीक है। आसफ जाही वंश का पहला शासक आसफ जा प्रथम, कौन था आपका, आसफ जा प्रथम। आसफ जा प्रथम के बाद कौन बनना था, नासिर जंग बनना था। पर नासिर जंग को ना बनाकर इसने क्या किया था आपने, मुजफ्फर जंग कौन था, उसका नाती था। तो ये वैलिड उत्तराधिकारी था, इसलिए इनके बीच में क्या हुए, संघर्ष हुए, दोनों क्या होंगे, मारे जाएंगे। तब नासिर जंग का एक और भाई कौन था आपका, सलाबत जंग, वो क्या बनेगा, हैदराबाद का गवर्नर नियुक्त होगा। इस प्रकार से आपने ये संघर्ष कहां पर देखा था, हैदराबाद प्रांत में। लेकिन हैदराबाद के अधीन आने वाले एक प्रांत क्या, कर्नाटक, उसमें आपके नव्यथ वंश। तो नव्यथ वंश की स्थापना किसके नेतृत्व में करवाई गई थी, आसफ जा प्रथम ने ही तो कराई थी, ठीक है। किसको नियुक्त करके, सादत उल्ला खान को, ठीक है। तो आपके कौन बनेगा यहाँ पर, सादत खान, ठीक है। तो सादत खान जो है वो यहाँ पर क्या बना था, आपका डिप्टी गवर्नर। इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आएगा, आपका दोस्त अली, जो उसका क्या था, भतीजा, ठीक है। और दोस्त अली के कौन थे, एक बेटा था और एक दामाद था। तो दामाद कौन था, चंदा साहब, ठीक है। और बेटा कौन था, कौन था, सफदर अली, कौन था, सफदर अली। लेकिन इन दोनों के साथ एक पैरेलल पर क्या हुई घटना, जब इसकी मृत्यु हुई तो चंदा साहब क्या बना लिए गए, बंदी, किसके द्वारा, मराठों के। तो सत्ता क्या हो गई, खाली, ठीक है। फिर क्या होगा, सफदर अली खान का बेटा था, क्या नाम था उसका, सादत उल्ला खान, ठीक है, द्वितीय, सादत उल्ला खान द्वितीय। तो इसको क्या बनाया जाएगा, उत्तराधिकारी। लेकिन इसका संरक्षण करता कौन आ गया, अनवरुद्दीन। तो एक बात बताओ कि क्या अनवरुद्दीन नव्यथ वंश से संबंधित है, नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, संरक्षण करता। इसकी भी क्या हो गई, हत्या। तो ये क्या बन गया, नवाब। लेकिन जब ये नवाब बना तो चंदा साहब मराठों की कैद से भाग कर आ गए। तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि अब ये वैध उत्तराधिकारी है नव्यथ वंश के, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपका संघर्ष होगा। और यही संघर्ष हम पहले एंग्लो कर्नाटिक वॉर, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर और थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर पे देखें, ठीक है। तो आज आपका एक उत्तराधिकारी राज्य जिसका नाम है हैदराबाद, और उसका एक प्रांत या सूबा, इसका एक सूबा क्या है, कर्नाटक, इसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। और क्या पढ़ा हमने, आसफ जाही वंश और नव्यथ वंश के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू।